तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12th का जो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है, तो उसका नए सिलेबस के अनुसार जो चैप्टर 5 बनता है आपका, जिसका नाम है आपका दक्षिण एशिया और समकालीन विश्व। ये दक्षिण एशिया वाला चैप्टर है, बेसिकली नाम इसका थोड़ा सा बदल दिया गया है। टर्म 2 की तैयारी हम कर रहे हैं बच्चों, तो इसी सीरीज़ में ये दूसरा वीडियो है। इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जा करके देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर इस चैप्टर के बच्चों हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि आपके टर्म 2 में आ सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस होने वाले हैं बच्चों, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, पिछली वीडियो में भी बताया था। शॉर्ट क्वेश्चंस पहले कवर कर दूंगा पूरे सिलेबस का, देन लॉन्ग क्वेश्चंस की जो है सो की सीरीज लेकर के आऊँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, जैसे कि चैप्टर का नाम ही दक्षिण एशिया से जुड़ा हुआ है यहाँ पर, तो आपके मन में एक सवाल जरूर आएगा कि सर दक्षिण एशिया है क्या। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा क्लियर करते हैं मैप की सहायता से। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मैंने वर्ल्ड मैप खोल रखा है और यहाँ पर मैं आपको जूम करके बताता हूँ कि दक्षिण एशिया है क्या। ठीक है, तो देखिए दक्षिण एशिया, जैसे ही आपसे कोई पूछे कि दक्षिण एशिया है क्या, तो आप ये जवाब दीजिएगा कि दक्षिण एशिया से अभिप्राय 7 देशों से है। 7 देशों को मिला दिया जाए तो दक्षिण एशिया आपका बनता है। ठीक है, मुख्यतः यही चीज़ है। अब वो 7 देश कौन कौन से हैं उनको समझ लीजिए यहाँ पर, जब भी मैंने मैप खोला है यहाँ पर। तो पहला है आपका भारत, दूसरा है आपका पाकिस्तान, तीसरा है आपका नेपाल, चौथा है आपका बांग्लादेश, ठीक है, पाँचवा है आपका श्रीलंका, ठीक है, छठा है आपका जो है सो कि भूटान, जो कि यहाँ पर होगा आपका। मैं जूम करके दिखा देता हूँ, इधर साइड में आपका भूटान आ जाएगा, ये भूटान। और जो है सो कि उसके बाद जो लास्ट आ जाता है हमारा, वो आ जाता है मालदीव, जो कि इधर साइड में आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर है। जूम करूँगा तो मालदीव दिखेगा। खैर, तो यहाँ पर दोबारा से एक बार देख लीजिए कि दक्षिण एशिया के 7 देश कौन कौन से हैं आपके। पहला है आपका भारत, दूसरा है यहाँ पर 1 2 3 लिखता हूँ। पहला है भारत, दूसरा है आपका पाकिस्तान, तीसरा है नेपाल, चौथा है भूटान, पांचवा है बांग्लादेश। ठीक है, तो 5 ऊपर हो गए बच्चों। नीचे आ जाएगा, छठा आपका है श्रीलंका और 7वां है आपका कौन सा, मालदीव। तो ये 7 देश मिल करके आपका बच्चों क्या बनाते हैं, दक्षिण एशिया बनाते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि दक्षिण एशिया से क्या अभिप्राय है, दक्षिण एशिया होता क्या है। आगे चले तो वही चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव, ये 7 देश मिल करके आपका दक्षिण एशिया बनाते हैं। यहाँ पर मैंने नोट करके कुछ लिख रखा है, वो ये लिख रखा है कि अब आज के टाइम पे कुछ लोग क्या कहते हैं कि दक्षिण एशिया के अंदर हम लोग अफगानिस्तान और म्यांमार को भी शामिल किया जा सकता है या कर सकते हैं। ठीक है, तो आप दक्षिण एशिया में अफगानिस्तान और म्यांमार को भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मुख्यतः 7 देश हैं आपके। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये सारा का सारा जो आपका डेटा है, ये आपकी सपोर्टिंग मटेरियल जो 2021-22 का ये जो है सपोर्टिंग मटेरियल, उसके अंदर दिया हुआ है। तो चलिए, ये था थोड़ा सा इंट्रो। अब हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप यहाँ पर देखिए बच्चों, वो ये है कि दक्षिण एशिया के उस देश का नाम बताइए जहाँ आज भी राजतंत्र है, राजा राज करता है। तो इसका सही उत्तर है बच्चों भूटान। और मानिएगा भूटान में आज भी राजा राज करते हैं, यानी कि राजा का शासन है, लेकिन दुनिया में सबसे खुश कंट्री की लिस्ट में कह लीजिए टॉप पे रहता है हमेशा भूटान। ठीक है, तो एक कह सकते हैं ना, लीडर में ना वो दम होना चाहिए, वो दम राजा में है जो भूटान में राज करते हैं। तो आई होप कि फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दूसरा प्रश्न। तो दूसरा प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या पूछ रहा है हमसे कि IPKF का पूर्ण रूप लिखिए एवं श्रीलंका की एक मुख्य समस्या बतानी है आपको। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए बच्चों, IPKF यानी कि इसको हिंदी में भारतीय शांति सेना कहते हैं, इंग्लिश में अगर हम बात करें तो इसको बोलेंगे इंडियन पीस कीपिंग फोर्स। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम लोग श्रीलंका की एक मुख्य समस्या देखें तो वो है आपका सिंघली व तमिल लोगों के बीच में जातीय संघर्ष देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं जो है सो कि श्रीलंका की मुख्य एक समस्याओं में से, और कह सकते हैं सबसे टॉप पे ये समस्या रहती है वहाँ पर एकदम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे चले, अगला प्रश्न है हमारा तीसरा प्रश्न। तो तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों कि भारत और पाकिस्तान के बीच विवादों के किन्हीं 2 महत्वपूर्ण मुद्दों को बताइए। यानी भारत और पाकिस्तान के बीच में क्यों विवाद होता रहता है,
ठीक है। तो उसका कोई दो मुद्दा आपको बताना है। तो पहला आप आतंकवाद लिख सकते हैं, टेररिज्म, यानी कि आतंकवाद को लेकर के भारत और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं वो ख़राब रहते हैं, हमेशा देखने को मिला है ये। और ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिससे कि दोनों के रिश्ते जो है उनमें विवाद, यानी कि रिश्ते तो खराब होते ही हैं, साथ साथ विवाद भी हमें देखने को मिलता है। तो पहला आतंकवाद लिख सकते हैं, टेररिज्म। दूसरा है कश्मीर का इशू। पाकिस्तान हमेशा बोलता रहता है कि कश्मीर दे दो, कश्मीर हमारा है, ठीक है, हालांकि भारत का है वो कश्मीर। तो इसको लेकर के ये दो मुद्दे अहम हैं जिसको लेकर के भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद हमें देखने को मिलता है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है चौथा प्रश्न। ये क्या कह रहा है कि भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद के किन्हीं दो मुद्दों को बताने हैं आपको। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में अगर हम विवादों की बात करें तो पहला है आपका अवैध प्रवास। आपको पता है कि कितने सारे बांग्लादेशी भारत के अंदर ऐसे ही इनलीगली तौर पे क्या कहते हैं प्रवास करते हैं, यानी आ जाते हैं इनलीगली और भारत की आइडेंटिटी बना लेते हैं, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, और भारत में रहने लग जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को लेकर के भारत और बांग्लादेश के जो कह सकते हैं बीच में विवाद हमेशा देखने को मिलता है, और ये चीज़ आपका गलत भी है। उसी प्रकार से दूसरा पॉइंट यहाँ पर देखिए, गंगा ब्रह्मपुत्र जो नदी है उनके जल बंटवारे को लेकर के विवाद रहता है। तो ये दो पॉइंट आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए, पांचवा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षाओं के लिए। प्रश्न क्या पूछ रहा है बच्चों कि पाकिस्तान में लोकतंत्र को कमजोर करने वाले किन्हीं दो कारणों को बताना है आपको। तो यहाँ पर केवल दो कारण पूछा है, लेकिन मैंने आपको तीन बता दिया। तीनों कारणों को ध्यान से समझिए। और ये क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि देखिए, पाकिस्तान में लोकतंत्र हमेशा कभी कायम नहीं रहा है। भारत में अगर देखेंगे तो आज़ादी से लेकर अभी तक, इमरजेंसी को हटा दिया जाए तो, लोकतंत्र कायम रहा है और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत को कहा जाता है। लेकिन वहीं अगर हम लोग इसके उलट देखें पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान कहता है कि हम लोकतांत्रिक देश है, लेकिन वास्तव में वहाँ लोकतंत्र आज़ादी से लेकर अभी तक ठीक प्रकार से लागू नहीं रहा है। उसके कई सारे कारण हैं। अब यहाँ पर देखिए, पहला है आपका ट्रिपल ए का प्रभाव अधिक होना। तो अब आप बोलेंगे सर ट्रिपल ए क्या होता है? तो देखिए, ट्रिपल ए का मतलब है पहला ए है आपका अल्लाह को दर्शा रहा है, दूसरा ए आर्मी को दर्शा रहा है, और तीसरा ए जो है हमारा अमेरिका को दर्शा रहा है। अल्लाह, आर्मी और अमेरिका। आप ये देखेंगे कि पाकिस्तान में जो है सो कि धार्मिक रूप से आप देखेंगे तो बहुत ही कह सकते हैं कट्टरपंथी वाले लोग आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं वहाँ के जो मौलवी वगैरह है या धार्मिक रूप से जुड़े हुए लोग जो है उनका प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलता है सरकार के मुकाबले, तो उनका थोड़ा दबदबा हमें देखने को मिलता है। दूसरा है आर्मी, ठीक है। आपको पता है सरकार से ज़्यादा वहाँ पर ताकत आर्मी के पास है, ठीक है। आर्मी जब चाहे कि कोई भी सरकार बना सकती है, कोई भी सरकार गिरा सकती है, कभी भी तख्ता पलट कर सकती है, पहले हुआ भी है इतिहास में। तो ये दूसरा आप लिख सकते हैं। तीसरा है अमेरिका। देखिए, अमेरिका और अन्य जो है सो कि देश चाहते हैं कि पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थापित ना हो, जिससे कि हम उनको क्या कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा वो बेच सके, हथियार वगैरह बेच सके, जैसे चाइना बेचता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं कि अलग अलग देश चाहते हैं कि पाकिस्तान में लोकतंत्र जो है स्थापित ना हो। अब केवल चाइना या अमेरिका की बात ही नहीं है, अलग अलग और भी देश हो सकते हैं यहाँ पर बच्चों, ठीक है। तो आई होप कि फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरा पॉइंट देखिए, चमत्कारी नेताओं का अभाव हमें देखने को मिला है। जिस प्रकार से भारत के अंदर आपको लाल बहादुर शास्त्री जी, आपका यहाँ पर अगर हम बात करें इंदिरा गांधी जी हो गए, इंदिरा गांधी जी हो गई, ठीक है, उसी प्रकार से जवाहरलाल नेहरू जी। तो ऐसे ऐसे चमत्कारी नेता भारत को देखने को मिले हैं। लेकिन उसके उलट अगर हम बात करें, पाकिस्तान के अंदर कोई चमत्कारी नेता नहीं रहा है, जिससे कि क्या है, लीडरशिप अगर आपकी कमज़ोर है, यानी कि आपका नेता यानी लीडर कमज़ोर है, तो आपका देश जो है प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर पाएगा, काम नहीं कर पाएगा। तो एक ये पॉइंट भी आप लिख सकते हैं कि वहाँ लोकतंत्र कायम ना होने का एक मुख्य कारण ये भी है कि वहाँ पर चमत्कारी नेताओं का अभाव रहा है, यानी कि ऐसे नेता जो अपनी कह सकते हैं डिसीजन मेकिंग, यानी कि जो उनका फैसला लेने की जो शक्ति है वो उसको बिल्कुल प्रबल पे रखे और अपनी पार्टी को, वोट बैंक को साइड में रखे। तो ऐसे नेता बहुत कम देखने को मिले हैं पाकिस्तान में। इस कारण से पाकिस्तान में लोकतंत्र प्रॉपर तरीके से कभी सफल नहीं हो पाया, ठीक है। तीसरा है विदेशी ताकतों का हस्तक्षेप। मैंने पहले पॉइंट में बताया कि कई विदेशी ताकतें हैं जो हस्तक्षेप करती हैं कि पाकिस्तान में लोकतंत्र जो है सो कि कायम ना हो पाए और वो अपना बेनिफिट, अपना फ़ायदा निकाल सके, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका फिफ्थ जो क्वेश्चन है उसका आंसर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षाओं के लिए सारे ही क्वेश्चन जितने मैं आपको बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है छठा क्वेश्चन कि लिट्टे का पूर्ण रूप लिखिए। तो लिट्टे को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम, हिंदी में बोलेंगे तो इसको बोल देंगे तमिल इलम के मुक्त बाघ, ठीक है। यहाँ भाग लिखा है, यहाँ बाघ आएगा, बाघ यानी कि शेर। तो ये हो जाएगा आपका टाइगर, सॉरी, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है
लिट्टे का फुल फॉर्म पूछ लेता है कई बार पेपर में 1 नंबर में, तो आप ये इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, बाघ यानी कि टाइगर। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आपको कमेंट करके बताना है। मैंने पहले जो वीडियो बनाया है उसके अंदर डिस्कस किया था सत्ता के नए केंद्र वाले में। तो ये क्या है, दक्षिण एशिया का कौन सा देश 1947 से 1971 तक पाकिस्तान का अंग रहा था? तो ये आपको कमेंट करके बताना है मुझे कि कौन सा ऐसा देश था कि जब से 1947 में वो आज़ाद हुआ पाकिस्तान, तब से लेके अभी तक वो पाकिस्तान का अंग रहा है। अभी तक मतलब 1971 तक, अभी तक ये मत मान लीजिएगा कि 2022 तक, 1971 तक की बात हो रही है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप यहाँ पर। तो ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न क्या बोल रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच हुए किन्हीं 2 समझौतों का उल्लेख कीजिए। तो 2 समझौते की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन में, तो पहला आप लिख सकते हैं ताशकंद समझौता, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और दूसरा आप लिख सकते हैं शिमला समझौता। तो ये 2 मुख्य समझौते हैं, इनको एक्सप्लेन करके लिख दीजिएगा तो आपको 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 9वां प्रश्न। ये क्या बोल रहा है कि भारत ने अपना परमाणु परीक्षण कब किया था और कहाँ किया था, वो आपको बताना है। तो ध्यान से समझ लीजिए, मैंने कई बार ही आपको समझाया है। तो पहला देखिए, यहाँ पर कोड नेम के साथ बताया है। पहला जो परमाणु परीक्षण किया था 1974 में किया था, जिसका कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा। क्या नाम था बच्चों? स्माइलिंग बुद्धा। ये इंदिरा गांधी के शासनकाल में हुआ था, ठीक है, और ये हुआ कहाँ था? पोखरण राजस्थान में ये परमाणु परीक्षण किया गया था, जो कि फेल हो गया था। दूसरा जो परमाणु परीक्षण किया गया था, जिसका कह सकते हैं कोड नेम था शक्ति 98, ये 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासनकाल में हुआ था। और ये परमाणु परीक्षण भी आपका पोखरण में हुआ था, जो सफल परमाणु परीक्षण था हमारा। ठीक है, तो ये 2 परमाणु परीक्षण भारत ने किए हैं, दूसरा सफल रहा है हमारा। और उसके बाद जैसे ही हमारा दूसरा परमाणु परीक्षण सफल रहा अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में, तो क्या हुआ कि हम एक परमाणु संपन्न देश बन गए। ठीक है, तो आई होप कि 9वां क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, 10वां क्वेश्चन देखिए बच्चों। 10वां क्वेश्चन यहाँ पर हमसे क्या पूछना चाह रहा है, तो ये बोल रहा है बच्चों सार्क व साफ्टा का पूर्ण रूप आपको बताना है, यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग इसके पूर्ण रूप की बात करें तो साफ्टा को पहले देख लीजिए बच्चों। साफ्टा को हम लोग बोलते हैं साउथ एशिया फ्री ट्रेड एरिया, और हिंदी में इसको बोलेंगे दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र। ये प्रभावी यानी लागू कब से हुआ था बच्चों? तो यहाँ पर ये लागू हुआ था आपका 1 जनवरी 2006 में प्रभावी हुआ था, यानी कि लागू हुआ था, एक तरह से आप ये कह सकते हैं। ये एक तरह का एग्रीमेंट था जिसके ऊपर मतलब बोला गया था कि हम लोग फ्री एक तरह से जो आपका व्यापार है उसके अंदर टैक्स वगैरह की कमी करेंगे। जैसे ही आप फ्री ट्रेड सुन लीजिए तो उसके अंदर टैक्स वगैरह भूल जाइए, यानी कि जो देश आपस में व्यापार करेंगे वो एक तरह से मिनिमम से मिनिमम टैक्स लेकर के व्यापार करेंगे। ठीक है, जिससे कि व्यापार में बढ़ावा मिल सके। आगे चलिए, अगला यहाँ पर सार्क का पूर्ण रूप पूछा था, तो मैंने पिछली वीडियो में आपको सार्क का पूर्ण रूप भी बताया था, कब इसका गठन हुआ था वो भी बताया था। तो ये जो है सो कि आपको कमेंट करके मुझे बताना है सार्क का पूर्ण रूप, और ये इसका गठन कब हुआ था, कहाँ हुआ था। तो ये पिछली वीडियो में आपने देखा होगा। आगे चलते हैं 11वें प्रश्न की ओर। तो 11वां प्रश्न देखिए बच्चों, क्या पूछ रहे हैं हमसे कि भारत और पाकिस्तान के बीच आज तक कितने युद्ध हुए हैं। तो प्रथम युद्ध जो हुआ था 1947-48 में हुआ था कश्मीर मुद्दे को लेकर के। दूसरा जो युद्ध हुआ था हमारा वो 1965 में हुआ था नदी जल बंटवारे को लेकर के, ये विवाद था उसको लेकर के, जिसमें कि हमारा WB यानी वर्ल्ड बैंक ने अहम भूमिका निभाई थी। तीसरा हुआ था युद्ध हमारा 1971 में, जिसके अंदर हमने पाकिस्तान से युद्ध लड़के बांग्लादेश को आज़ाद कराया था। और चौथा युद्ध हुआ था हमारा कारगिल युद्ध हुआ था। ठीक है, तो कारगिल क्षेत्र में हुआ था युद्ध, कारगिल क्षेत्र को लेकर के। ठीक है, तो आई होप कि समझ में आया होगा। बेसिकली 4 युद्ध हुए हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में आज तक, वर्तमान समय तक। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न क्या बोल रहे हैं यहाँ बच्चों कि आर्थिक वैश्वीकरण का दक्षिण एशिया पर क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, वो आपको बताना है। अब ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को, मैं दोबारा से बताता हूँ आपको। आर्थिक वैश्वीकरण का देखिए, वैश्वीकरण में आगे जो चैप्टर बनाऊंगा इसके बाद वैश्वीकरण वाला ही चैप्टर आएगा हमारा। ठीक है, तो उसके अंदर समझाऊंगा। लेकिन देखिए वैश्वीकरण को इंग्लिश में ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं, जिसके कारण से आज पूरा विश्व जुड़ पाया है। ठीक है, यहाँ पर वैश्वीकरण के भी एक पार्ट की बात कर रहा है। वो कौन सा पार्ट है आपका? वो है आपका आर्थिक वैश्वीकरण। तो ये आर्थिक वैश्वीकरण का दक्षिण एशिया जो है हमारा, उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है, वो भी सकारात्मक प्रभाव, वो आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए पॉजिटिव क्या इम्पैक्ट पड़ा है। तो पहला आप लिख सकते हैं दक्षिण एशिया जो थे उसमें आर्थिक सुधार हमें देखने को मिला है, दक्षिण एशिया के देशों में आर्थिक सुधार हमें देखने को मिला है। दूसरा है हमारा
कि मुक्त व्यापार को बढ़ावा दिया गया, यानी कि मिनिमम से मिनिमम टैक्स लेकर के देश आपस में व्यापार कर पा रहे हैं। तीसरा है आपका आर्थिक सुविधाओं में गुणात्मक सुधार हमें देखने को मिला है, यानी कि क्वालिटी वाइज देखा जाए तो इकोनॉमिकली हम लोग बहुत पॉजिटिवली ग्रो किए हैं। ठीक है, अगर हम लोग दक्षिण एशिया की बात करें तो ये 12वां क्वेश्चन है, इसके ये 3 पॉइंट आप लिख देंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, आगे चलते हैं। 13वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, 13वां क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं हमसे कि वर्तमान समय में दक्षिण एशिया के किस देश में तालिबान का शासन देखने को मिलता है? तो वो है आपका इसका उत्तर अफगानिस्तान के अंदर। अफगानिस्तान में तालिबान का शासन हमें देखने को मिलता है दक्षिण एशिया में। ये हम लोग इसको आप काउंट कर लेते हैं अफगानिस्तान को। आगे चलिए 14वां प्रश्न देखिए बच्चों, 14वां प्रश्न क्या पूछ रहे हैं हमसे कि दक्षिण एशियाई देशों की मुख्य समस्या क्या है, किन्हीं 2 समस्या को बताइए। तो हालांकि देखा जाए तो दक्षिण एशिया के जो देश है उनके बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन अगर हम लोग 2 समस्याओं की बात करें तो एक आप लिख सकते हैं सीमा विवाद। दक्षिण एशिया के देशों में अक्सर हमें सीमा विवाद देखने को मिलता है कि ये क्षेत्र मेरा है, ये क्षेत्र मेरा है, इस तरह को लेकर के। दूसरा आप लिख सकते हैं नदी जल बंटवारे को लेकर के विवाद हमें देखने को मिलता है। तो ये 2 महत्वपूर्ण विवाद है जो कि दक्षिण एशिया के देशों में हमें देखने को मिलता है। इनको एक्सप्लेन करके लिख देंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। आगे चलते हैं, 15वां क्वेश्चन समझिए बच्चों। 15वां क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं हमसे कि भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल समझौता कब और किसकी सहायता से संपन्न हुआ था? अब देखिए सिंधु नदी जल बंटवारे को लेकर के विवाद था भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो कोई ना कोई इसमें मध्यस्थता की भूमिका निभाता और इस चीज़ को ठीक करता। तो वर्ल्ड बैंक ने इसमें मध्यस्थता की भूमिका निभाई थी। थोड़ा समझ लेते हैं इसको बच्चों। यहाँ पर देखिए पहला पॉइंट है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल समझौता 1960 के दशक में हुआ था। और यहाँ पर दूसरा पॉइंट देखिए कि इस समझौते पर भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे उस टाइम पे। तीसरा है आपका कि यह समझौता विश्व बैंक की सहायता से संपन्न हुआ था। ठीक है, जिससे कि दोनों देशों ने क्या किया था, आपस में ये समझौता किया था। विश्व बैंक ने एक तरह से मीडिएटर मध्यस्थता की भूमिका निभाई थी, जो मिडिल मैन होता है उसकी भूमिका निभाई थी। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे बच्चों इस चैप्टर से, जो कि आपका शॉर्ट क्वेश्चन की श्रेणी में लूंगा मैं, और आप भी लीजिए, और टर्म 2 में आपका आ सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो बस बच्चों यही था आज का ये वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आ गए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हैं आप, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे आने वाली जो हम सीरीज़ ला रहे हैं उसका जो फ़ायदा आपको मिल सके टर्म 2 के अंदर। तो बस बच्चों यही था आज का ये वीडियो। मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।